हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोगों की स्टैटिक्स की क्लास रहने वाली है। आज से हम लोग स्टैटिक्स में अभी तक क्या होता था कि अभी तक हम लोग एमसीक्यू को करते थे, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा था कि कुछ समझ में नहीं आता है कि एमसीक्यू से पहले आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी इसका बताइए। तो आज से हम लोगों ने ये शुरू किया है कि पहले हम लोग डिस्क्रिप्शन देंगे, मतलब कि जो बात करेंगे पहले उसका पूरा हम लोग सिस्टम बनाएंगे, उसके बाद ही एमसीक्यू को करेंगे, जिससे कि आप लोगों को पहले समझें, उसके बाद आप लोग एमसीक्यू को हल करें। तो इसके जो क्लास के एमसीक्यू हैं, तो इस क्लास के मैंने एमसीक्यू कुछ पिछली क्लास में करा दिए हैं और कुछ आज हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो फिर भी आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर करूंगा और जल्दी से जल्दी आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जैसे मान लो आप लोगों से एक वर्ड आता है समग्र। ठीक है, समग्र जैसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्स। एक वर्ड आता है समग्र। अब जैसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्स। अब यूनिवर्स या फिर इसे बोलते हैं ऑब्लिक में बोल सकते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। बहुत सी जगह पे आप लोगों को इसकी जगह पे पॉपुलेशन लिखा हुआ आएगा। अब समग्र क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। स्टैटिक्स में अगर मान लो कहीं यूज होता है समग्र वर्ड, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लो कि सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। एक सेकेंड, जैसा कि मान लो मैंने इसमें लिख दिया है कि खोज या अनुसंधान। खोज को बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेशन, या फिर अनुसंधान को यही बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो खोज या अनुसंधान क्षेत्र की संपूर्ण इकाइयां, जो खोज, जैसे मान लो हम लोग किसी चीज़ की खोज करते हैं तो उसमें जो हम लोग कुछ डाटा कलेक्ट करेंगे ना, तो उस डाटा की जो, जैसे मान लो कोई डाटा कलेक्ट किया, या तो वो यूनिट में होगा, इकाइयां जो होंगी वो कोई ना कोई फॉर्म में होंगी, या तो वो किलोग्राम में होंगी, या फिर वो लीटर में होंगी, या फिर वो गिनती में होंगी, तो कुछ ना कुछ इनका यूनिट जरूर रहेगा। तो खोज या अनुसंधान क्षेत्र की संपूर्ण इकाइयां, मतलब कि सामूहिक इकाइयों के रूप को जो क्या कहा जाता है, समग्र कहा जाता है। तो खोज ये करते हैं हम लोग। अब जैसे मान लो कि किसी चीज़ की हम लोगों ने खोज की है, अब खोज करना, जैसे कि मान लो कोई वनस्पति, जैसे कि मान लो कोई तेल कंपनी है, ठीक है, उसमें क्या है कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। जो उस फैक्ट्री में श्रमिक लगे हुए हैं उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। तो जो फैक्ट्री हो गई, तो पूरी फैक्ट्री में जितने भी श्रमिक हैं वो क्या हो गए हम लोगों के, वो सारे के सारे जो फैक्ट्री में मजदूर हैं उनको हम लोग समग्र के अंतर्गत रखेंगे। तो इसको बोलते हैं, और उनके बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो इसकी बोलते हैं अनुसंधान करना। ठीक है, अनुसंधान करना। तो समग्र में से हम लोग कुछ इकाइयों को निकाल लेते हैं, तो हम लोग उसको भी करेंगे, लेकिन आज फिलहाल अभी हम लोग आप इतना समझेंगे कि इतना आप लोग समझ लीजिए कि खोज अनुसंधान क्षेत्र की संपूर्ण सामूहिक इकाइयों का समग्र होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि समग्र तो कितने प्रकार के होते हैं। मान लो कि जो यूनिवर्स होता है वो कितने प्रकार का होता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं और हम लोग इनको समझते हैं कि समग्र कितने प्रकार के होते हैं। समग्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब समग्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आप याद रखिए कि समग्र दो प्रकार के होते हैं। समग्र जो होते हैं, समग्र को क्या हम लोग बोलते हैं, समग्र को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन। तो समग्र जो होते हैं वो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो समग्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक होते हैं हम लोगों की संख्या के आधार पर। एक कौन से होते हैं, संख्या के आधार पर, और एक होते हैं हम लोगों के अस्तित्व के आधार पर। अस्तित्व के आधार पर। ठीक है, तो संख्या के आधार पर एक होते हैं और एक होती हैं अस्तित्व के आधार पर। इनके भी प्रकार पूछे जाते हैं कि संख्या के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो संख्या के आधार पर हम लोगों के दो प्रकार के होते हैं। तो एक होते हैं हम लोगों के निश्चित संख्या वाले, और एक होते हैं हम लोगों के अनंत संख्या वाले। अनंत संख्या वाले। अस्तित्व के आधार पर जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। वो कौन से प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हम लोगों के वास्तविक और एक होते हैं हम लोगों की काल्पनिक। अब समग्र को आप लोग समझ गए हैं कि जैसे मान लो कि कोई चीज़ की है किसी विश्वविद्यालय के, मान लो हम लोगों को ये एक विश्वविद्यालय है, ठीक है। अब इस विश्वविद्यालय में बहुत से बच्चे पढ़ते होंगे, मान लो ये बहुत से बच्चे इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं।
तो अगर हमें इन बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो वो स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आएगी, वो अनुसंधान करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो वो आ गई। लेकिन इस पूरे स्कूल को हम लोग क्या नाम देंगे, तो इस पूरे स्कूल को नाम देंगे हम लोग समग्र, यूनिवर्स। जैसे कि मान लो कि पूरे भारत में बहुत से लोग रहते हैं, ये भारत है, इसमें मान लो बहुत से लोग रहते हैं, तो इनके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना है हमें, कि भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करना है कि कितने लोग भारत में शिक्षित लोग हैं, तो ये जो है इसके लिए क्या है, ये समग्र है। ठीक है, तो इसको हम लोग ने कर लिया है कि समग्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों ने बोला कि समग्र सर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हम लोगों का निश्चित मतलब कि एक होता है अनंत, एक होता है हम लोगों का अस्तित्व के आधार पर होता है वास्तविक, और एक होता है मतलब कि काल्पनिक। अब हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं कि इन्हें निश्चित को क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं फाइनाइट, मतलब कि ये जो निश्चित होता है इन्हें बोलते हैं फाइनाइट, और इन्हें बोलते हैं इनफाइनाइट। और मतलब संख्या के आधार पर, जैसे कि मान लो कुछ ऐसे समग्र होते हैं जिन्हें हम लोग संख्या के रूप में बोल सकते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इस प्रकार से अगर हम बोल सकते हैं तो वो संख्या के आधार पर हो गए, हम लोगों के जो डाटा है हम लोगों का समग्र जो है वो संख्या के आधार पर हो गया। और अस्तित्व के आधार पर अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर हेडिंग डाल लें तो हेडिंग में सबसे पहले लिख लेंगे कि निश्चित संख्या वाले, निश्चित मतलब कि जो फाइनाइट होते हैं उन्हें उनमें से कौन कौन से जो होते हैं वो इसमें कौन कौन से आते हैं, मतलब कि निश्चित वाले में कौन कौन से आते हैं। तो जैसे मान लो कि हम लोगों को एक स्कूल के हमें डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, तो एक स्कूल में मान लो कि कितने लोग होंगे, 200 लोग होंगे, 500 लोग होंगे। अगर उनको हम गिन पा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसे समग्र जिनको हम लोग गिन पा रहे हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चित समग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निश्चित समग्र बोलते हैं। अब जैसे कि मान लो किसी कॉलेज के छात्र या मिल के श्रमिक, अब जैसे मान लो हमें किसी कॉलेज में छात्र गिनने हैं कि कितने छात्र हैं, तो उनको हम लोग गिन पाएंगे इजीली, तो वो हम लोगों के निश्चित संख्या वाले समग्र में आ जाएंगे। ठीक है, अब एक फैक्ट्री में श्रमिक लगे हुए हैं, एक कारखाने में श्रमिक लगे हुए हैं, तो वो भी हम लोग गिन लेंगे, तो वो भी हम लोगों के इसमें आएंगे निश्चित संख्या वाले के, मतलब कि समग्र जो आएंगे वो निश्चित वाले में आएंगे। अब अनंत वाले में कौन से आते हैं, तो अब हम लोग अनंत वाले को समझते हैं कि अनंत वाले में कौन से आते हैं। तो अनंत वाले में जैसे कि मान लो अगर मैं आप लोगों से कहूँ, ठीक है, कि एक वृक्ष में कितनी पत्तियां होती हैं, तो आप लोग कहेंगे कि उनको भी गिन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों से यह कहा जाए कि जो ब्रह्मांड में जो आसमान में तारे हैं तो उनको गिन सकते हैं आप, तो आप लोग कहेंगे कि सर नहीं, हम लोग उनको नहीं गिन सकते क्योंकि वो कैसे हैं, वो अनंत हैं। ठीक है, कोई तारा मतलब कि नया बनता है, कोई टूटता है, कोई ऐसे मतलब कि इस प्रकार से चलता रहता है। अब जैसे कि मान लो कि बच्चे जो होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें कि उनका वजन कितना है, तो प्रत्येक बच्चे का वजन अलग अलग होता है। तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना अनंत के बराबर हो जाता है। जैसे कि मान लो अनंत में जैसे कि एक सीरियल में एक जैसे मान लो कोई सीरियल आता है, अब हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है कि वो कितने लोग देखते हैं उसको। तो देखो मान लो कि देख तो रहे हैं हम, तो ये तो जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि 85% लोग देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पता नहीं है कि 85% में अगर हम लोग कहें कि 85% देख रहे हैं, तो कुछ मतलब कि बंद कर देते हैं, कुछ आ भी जाते हैं नए, तो पता नहीं चलता कि कब कौन आए कब कौन जाए, उस प्रकार के अनंत की सेवा में आ जाते हैं। तो इनका मतलब कि इसमें क्या होता है कि आकाश में जो तारे होते हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि अनंत के बारे में इनको गिनना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इम्पॉसिबल का मतलब होता है इन्हें गिना नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं हम लोगों के इस प्रकार के जो हम लोगों ने समझा भी। अब हम लोगों का आता है कि वास्तविक कौन से होते हैं। अस्तित्व के आधार पर हम लोग अगर करें तो वास्तविक होता है, वास्तविक बोलते हैं रियल, ठीक है, और इन्हें बोलते हैं मतलब कि इन्हें बोलते हैं हाइपोसिंथेसिस। ठीक है, तो इनके बारे में अगर हम लोग जाने तो इन्हें बोलते हैं हाइपोसिंथेटिकल। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं। अब वास्तविक को अगर हम लोग बात करें, वास्तविक में क्या होता है कि वास्तविक में जैसे कि मान लो कोई नंबर है, अगर वो ठोस अवस्था में है, जैसे कि मान लो ठोस अवस्था में अगर हो, तो उनको बोलते हैं हम लोग वास्तविक। जो रियल मतलब कि रियल में हो उसी को बोलते हैं हम लोग वास्तविक, जो सच में है उसी को हम लोग इसमें रखेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि कौन से रियल में होते हैं, जैसे कि मान लो कोई कॉलेज है, कॉलेज में जो छात्र हैं वो रियल हैं क्योंकि वो हमें बिल्कुल दिखाई देते हैं और वो सच में होते हैं। तो उनके बारे में अगर हम लोग उनको जानकारी चाहिए तो उनसे हम लोग जाके रियल में सामने जाके उनसे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार के में आते हैं जो सामने ठोस अवस्था में होते हैं, जैसे मिल के श्रमिक इसी में आते हैं। अब आता है कि काल्पनिक क्या होते हैं। तो काल्पनिक में जो होता है कि जैसे मान लो आप लोगों ने सिक्के देखे होंगे कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं,
एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो इसमें जो होता है सिक्कों के उछाल के आधार पर चित्रपट के गिरने की संख्या में से बना समग्र, मतलब कि चित्रपट जो होता है उसमें काल्पनिक में आता है, अस्तित्व के आधार पर आता है। तो अब हम लोग इनके बारे में अगर थोड़ी सी बातें अगर आप लोग समझ गए होंगे कि अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। इनको आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया कि निश्चित में कौन से आते हैं जिनको हम लोग गिन सकें, अनंत में कौन से आते हैं जिनको हम ना गिन सकें, वास्तविक में कौन से आते हैं जैसे मान लो हम लोगों ने इनको गिन लिया है, ठीक है। कुछ ऐसे समग्र होते हैं जिनको हम लोगों ने गिन लिया है, तो वही जो समग्र होते हैं वो ठोस में आ जाते हैं। जिनको हम लोगों ने गिन लिया है जो रियल है उनको हम लोगों ने इसमें रख लिया है। और जो मतलब कि काल्पनिक जो होते हैं उनमें क्या होता है कि हम लोग एक तरीके से अपना आइडिया लगाते हैं, ठीक है। इस चीज में आइडिया लगाते हैं कि हेड आने की क्या संभावना है और टेल आने की क्या संभावना है, तो इसे बोलते हैं काल्पनिक समग्र के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक नया वर्ड है, अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि समग्र के प्रकार कितने होते हैं और उनके भी प्रकार कितने होते हैं। अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ गए होंगे कि अब आप लोगों को देखना नहीं आगे। अब उसके बाद है नेक्स्ट बात की, अगर हम लोग नेक्स्ट बात की बात करें कि न्यायदर्श क्या होती है। न्यायदर्श या फिर इन्हें इंग्लिश में बोलती हैं सैंपल। अब न्यायदर्श की बात करें तो न्यायदर्श में जैसे मान लो कि ये जो एक नंबर है, जैसे मान लो एक ये जगह है। अब इसमें जैसे मान लो कि कुछ संख्याएं इस प्रकार से हैं, अब जैसे कि मान लो ये जो है इतने, इसमें देखिए कि इसमें बहुत से नंबर हैं, प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है और एक डॉट का निशान भी है। तो अगर हम लोग बात करें कि ये जो एरिया है ये हो गया हम लोगों का समग्र होगा, मतलब कि ये यूनिवर्स हो गया कि इसमें बहुत से लोग रहते हैं। अब मान लो कि हमें क्या है कि हमें इन सब के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। तो अध्ययन करने के में हम लोग क्या करेंगे कि इनके पास 1 बाई 1 इनको देखेंगे कि प्लस कितने हैं और माइनस के कितने हैं। एक तो ये तरीका हो गया। अगर हम लोगों ने जैसे मान लो कि हमें समय कम है और हम क्या चाहते हैं कि हमें डाटा का मतलब कि इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए, तो इनके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हम लोगों को कैसे मिल सकती है। तो मान लो ये जो इसमें से हमने कुछ नंबर रैंडमली निकाल लिए, जैसे कि मान लो ये वाला मल्टीप्लाई निकाल लिया, इस वाले प्लस को निकाल लिया, इस वाले डॉट को निकाल लिया, इस प्रकार से मतलब इस प्रकार ये वाला डॉट निकाल लिया, ये मल्टीप्लाई और ये हम लोगों का प्लस निकाल लिया और ये हम लोगों ने माइनस निकाल लिया। तो ये जो है इसमें से हमने कुछ रैंडमली नंबर निकाले हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं हम लोग न्यायदर्श बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यायदर्श या फिर सैंपल बोलते हैं। अब सैंपल को और अच्छी तरीके से समझेंगे और सैंपल के बारे में अगर आप लोगों ने देखा होगा कि ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 लीटर का ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 लीटर जो होता है वो ज़्यादातर रक्त होता है, ठीक है। अब रक्त में जैसे कि मान लो कोई दिक्कत आती है हम लोगों को, तो हम लोग उसमें ब्लड टेस्ट कराते हैं। अब ब्लड टेस्ट कराने में हम लोग क्या करते हैं कि जो टेस्टिंग होता है, जो टेस्टिंग डॉक्टर होता है, उसमें से वो क्या करता है कि कुछ मतलब कि ब्लड का पूरा भाग तो नहीं निकालता है, उसमें से कुछ भाग जो है वो निकालता है और निकालने के बाद उसके बारे में अध्ययन करता है। अध्ययन करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं जांच करना, ठीक है। जांच करना या फिर इन्वेस्टिगेशन करना। अब वो इन्वेस्टिगेशन करेगा और हमारे बारे में पता करेगा, हमारे ब्लड के बारे में पता करेगा कि इसमें हीमोग्लोबिन कितना है, इसमें प्लेटलेट्स कितनी हैं, इसमें जो है और भी चीज़ें जो होती हैं वो उसमें पता करेगा और उसी उतने ही ब्लड से वो आइडिया लगाएगा कि इसी प्रकार से संपूर्ण ब्लड में ये चीज़ें कमी है या फिर ये चीज़ें में बढ़ोतरी है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग न्यायदर्श बोलते हैं। इस प्रकार से आप लोग न्यायदर्श को भी समझ सकते हैं कि न्यायदर्श क्या होता है और इसे बोलते हैं सैंपलिंग। अब एक बात आती है, अगर हम लोग न्यायदर्श के बारे में अगर लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं थोड़ा। तो इसमें हम लोगों ने इसमें लिख दिया है आप लोगों के लिए कि जब संपूर्ण समग्र में से विशिष्ट आधार पर थोड़ा सा भाग जांच के लिए लिया जाता है उसे न्यायदर्श कहते हैं। आप लोग अब समझ गए होंगे कि एक सैंपल था, उसमें से हम लोगों ने कुछ विशिष्ट आधार पर हमने कुछ जांच ली उसमें से और उसी की जांच की हम लोगों ने, तो उसी को बोलते हैं न्यायदर्श बोलते हैं। अब उसके बाद आता है कि न्यायदर्श की हम लोगों की समग्र में विषय में जानकारी प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो न्यायदर्श को प्राप्त करने की 2 ही विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधियां होती हैं?
तो हम लोग अगर बात करें समग्र से, अगर हम लोगों ने डाटा निकाला है तो दो विधियां होती हैं। डाटा निकालने की दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो एक होती है हम लोगों की, या तो हम लोग सारी मतलब कि सभी जो इकाइयां हैं इनकी सभी की जांच करें, तो एक तो ये तरीका हो गया, और इसी में से कुछ को हम लोगों ने जांच करें तो इसको एक अलग मेथड हो गया। तो अगर हम लोग संपूर्ण की जांच करते हैं तो उसे बोलते हैं संगणना रीति। ये मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को समझाया था कि संगणना रीति। और एक होती है हम लोगों की निदर्शन रीति। निदर्शन रीति इसे बोलते हैं सैंपलिंग मेथड, और इसे बोलते हैं कॉन्क्लूसिव मेथड, कॉन्शियस मेथड। ठीक है, निदर्शन रीति। तो ये रीतियां हो गई हम लोगों की। अगर हम लोगों ने जैसे मान लो कि समग्र से जानकारी प्राप्त करनी है, तो या तो हम लोग संपूर्ण जानकारी सभी इकाइयों के पास 1 बाई 1 जाएं और सभी से पता करें। उसके बाद ये हो गई हम लोगों की संगणना रीति, 1 बाई 1 गए सभी के पास। और निर्देशन नीति में क्या हुआ कि हम लोगों ने जैसे मान लो कि कोई गांव के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम लोगों ने जैसे मान लो कि कोविड के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड आया। ठीक है, अब कोविड में कोई गांव में बहुत से लोग रहते होंगे। ठीक है, अब इस गांव में क्या हुआ, बहुत से लोग रहते हैं। अब हमें पता चला कि इस गांव में कोविड हो गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस गांव में पूरी जांच करेंगे, सभी व्यक्तियों की जांच करेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का संगणना रीति। और जैसे मान लो कि हम लोगों ने कुछ रैंडमली हमने कोई मतलब कि 5 व्यक्ति उठाए, ये 5 जो हमने उठाए और इनकी जांच की। ठीक है, अगर इनकी जांच कोविड जांच जो है वो निगेटिव आई, तो मैंने क्या मान लिया कि संपूर्ण जो सभी लोगों की जांच होगी वो निगेटिव में आएगी। और अगर इन 5 की जांच पॉजिटिव में आएगी, तो हम लोग पॉजिटिव के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सबकी भी जांच करेंगे 1 बाई 1। तो इससे हम लोगों को क्या होगा कि सैंपलिंग का मतलब यही होता है कि समय को बचाने के लिए सैंपलिंग का यूज किया जाता है। समय को बचाने के लिए, खर्चे को बचाने के लिए, तो हम लोग इनका मेथड यूज करते हैं। अब आप बात करेंगे कि संगणना रीति क्यों यूज करते हैं। अब संगणना रीति इसलिए यूज करते हैं कि जब हम लोगों को किसी चीज के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो हम लोग कौन सी विधि का यूज करते हैं, संगणना रीति का प्रयोग करते हैं। इसका क्षेत्र जो होता है, संगणना रीति का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, क्योंकि सीमित लोग ही इसका यूज कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पैसा जो होता है वो ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि 1 बाई 1 हमें सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने जाना होगा। और निदर्शन में क्या होता है कि 5-10 लोगों को लिया हमने, उन्हीं के बारे में जानकारी प्राप्त की, ये हो गया हम लोगों का निदर्शन नीति। तो इनके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से आज पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसके MCQ जो रह गए हैं हम लोगों के इस चैप्टर के, उनको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अब इसके MCQ करते हैं कि कुछ MCQ हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी क्लास तो उसको आप लोग पहले कर लीजिए। तो अब हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सांख्यिकीय अनुसंधान का प्रथम चरण है। सांख्यिकीय अनुसंधान के चरण के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है कि सांख्यिकीय अनुसंधान का जो प्रथम चरण होता है वो समस्याओं को परिभाषित करना प्रथम चरण होता है। सेकेंड चरण में होता है आंकड़ों का संकलन करना, अनुसंधान का उद्देश्य होता है, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन निर्वचन होता है। उसके बाद हम लोगों का और भी चीजें आती रहती हैं। ठीक है, सबसे पहले होगा हम लोगों का समस्याओं को पहचानना या फिर नियोजन करना कि किस बारे में हम लोगों को अनुसंधान करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 36 नंबर में लिखा हुआ है कि अधिकतम विश्वसनीय वाली अनुसंधान की विधि है। तो एक विधि हम लोगों ने संगणना विधि बताई है और एक विधि बताई है न्यायादर्श विधि। तो अगर बताइए कि कौन सी अधिकतम विश्वसनीय होगी, तो अगर आप लोग बात करें ए और बी दोनों होंगी, इनमें से कोई नहीं होगी, तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि कौन सी विधि सबसे विश्वसनीय होगी। तो आप लोग कहेंगे कि संगणना विधि जो होती है, कॉन्शियस मेथड होता है जो हम लोगों का, वो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि हम उसके बारे में 1 बाई 1 सभी लोगों से पता करते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है कि सांख्यिकीय अनुसंधान की अंतिम कड़ी है। सांख्यिकीय अनुसंधान की जो अंतिम कड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं निर्वचन, समंकों का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण बोलते हैं, निर्वचन और अंतिम प्रतिवेदन बोलते हैं, समंकों का संपादन करना बोलते हैं, या फिर उपरोक्त सभी कार्य जो अंतिम में होते हैं वो उपरोक्त सभी कार्य होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो सबसे लास्ट में हम लोगों का होता है प्रतिवेदन या फिर फीडबैक देना कि हम लोगों का जो डाटा बना है उसके बारे में फाइनल रिपोर्ट हम लोग कब बनाएंगे, बिल्कुल लास्ट में बनाएंगे। ये हम लोगों का अंतिम चरण होता है। अगर आप लोगों को ये इतना नहीं मालूम कि सांख्यिकी के प्रथम चरण कौन से होते हैं और अंतिम चरण कौन से होते हैं, तो आप लोग पिछली क्लास को और अच्छी तरीके से देख लीजिए, हमने उसमें भी थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अनुसंधान के एकक हैं, अनुसंधान के एकक हैं यूनिट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, साधारण एकक, मिश्रित एकक, या फिर ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। अनुसंधान के जो एकक हैं यूनिट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर, कौन कौन से होते हैं, तो वो एक साधारण एकक होते हैं,
मिश्रित एकक होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद लिखा हुआ है 39 नंबर क्वेश्चन में कि सांख्यिकी अनुसंधान के आयोजन में सम्मिलित है। सांख्यिकी अनुसंधान के आयोजन में क्या सम्मिलित होता है? अनुसंधान का उद्देश्य, अनुसंधान का क्षेत्र, अनुसंधान की प्रकृति। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सांख्यिकी अनुसंधान में आयोजन में ये सारी चीजें होती हैं वो सम्मिलित होती हैं। आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का कि सांख्यिकी अनुसंधान के निर्वचन में सम्मिलित होता है या फिर निर्वचन में सम्मिलित है, कौन सी चीजें सम्मिलित होती हैं? तो समंकों का विश्लेषण करना बिल्कुल होती है हम लोगों की, विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालना ये भी बिल्कुल सही बात है, निष्कर्ष की सार्थकता प्रस्तुत करना ये भी होता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बनाऊंगा और आगे ऐसे ही बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।